हेलो स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 11 तक पढ़ लिया। आज का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है। सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कि आपके पास दो अलग अलग कंटेनर हैं और दोनों के अंदर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है और यहां पर आपने MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, इसका मोलैरिटी 1m है, इसका भी मोलैरिटी 1m है। एक और कंटेनर हम लोग ले लेते हैं। यहां पर आपने NaCl लिया है और यहां पर इसका मोलैरिटी 0.1 है। ठीक है, और हम लोग यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या जानते हैं कि एज्यूम कर लीजिए कि इन सबों के अंदर पहले केवल प्योर वाटर है, उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है। तो वाटर का यहां पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, चाहे यहां पर हो, यहां पर हो या यहां पर हो। लेकिन यदि इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया NaCl, इसके अंदर भी आपने सॉल्ट डाल दिया NaCl, इसके अंदर आपने कम सॉल्ट डाला है, इसके अंदर आपने इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा सॉल्ट डाला है। तो हमें यहां पर क्या देखना है कि यहां पर हम पाएंगे कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ तो क्या दोनों का सेम क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है या डिफरेंट क्वांटिटी में यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है? तो आप यहां पर पाएंगे कि यदि कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब यहां पर NaCl की क्वांटिटी कम है, इसकी संख्या कम है। और यदि यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर NaCl के नंबर ज्यादा है, यानी कि यहां पर पार्टिकल्स ज्यादा है और यहां पर पार्टिकल्स कम है। तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट की चेंजिंग होगा वो कम चेंजिंग होगा, लेकिन यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा चेंजिंग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जी तब तो यहां पर और यहां पर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो यहां पर दोनों केस में बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजिंग आ रहा है वो सेम आने चाहिए, नहीं आए। आप कहेंगे कि क्यों? जी यहां पर भी 1 मोल यानी 1 मोलैरिटी का मतलब इसके अंदर 1 मोल NaCl है और 1 मोल NaCl का मतलब 6.022 into 10⁻23 और यहां भी 1m का मतलब कि 1 मोल MgCl है, तो यहां भी 6.022 into 10⁻23 ही होंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर ग्लूकोज ले लेता हूं, 1m ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहां पर भी 1m है, इसका मतलब कि 1 मोल यहां पर ग्लूकोज डिजॉल्व है, तो यहां पर भी 6.022 into 10⁻23 है। लेकिन हर जगह
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है वो अलग अलग क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो एक्चुअल में यह किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो देखिए, एक होता है वांट ऑफ फैक्टर। पहले मोटे तौर पर आप यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर समझ लें। और एक बात ये भी याद रखें कि यदि कोई नॉन आयनिक कंपाउंड है, यानी कि कोवैलेंट सॉलिड है, यदि कोई अपने पास कोवैलेंट सॉलिड है जो आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं और न ही वह एसोसिएट होते हैं, तो उसका वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। यदि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका न तो एसोसिएशन हो रहा है और न ही डिसोसिएशन हो रहा है, वह आयनाइज्ड भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में उसका वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 रहेगा। तो इसका मतलब कि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ही हैं। लेकिन यहां पर यदि कोई आयनिक कंपाउंड है, मान लीजिए कि NaCl है, तो यदि NaCl है और पानी में जब आप डिजॉल्व करेंगे तो ये आयन में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये बनाता है एक्वस सोडियम आयन प्लस एक्वस क्लोराइड आयन। तो कहने के लिए यहां पर 1 मॉलिक्यूल NaCl है, लेकिन ब्रेक होने के बाद यहां पर 2 पार्टिकल्स बन गए, यानी कि जो चीज हमारे पास इतनी संख्या में थी वो क्या हो गया? डबल हो गया। इसका मतलब कि यहां पर वांट ऑफ फैक्टर 2 हो गया और 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके रेस्पेक्ट में ये डबल हो गया, 2 टाइम हुआ। तो इसका जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा उससे डबल बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज होगा। यदि आप यहां पर इसके बारे में बात कर लें तो यहां पर MgCl2 आयनाइज्ड होता है, डिसोसिएट होता है, तो यहां पर मैग्नीशियम आयन एक्वस और 2 क्लोराइड आयन एक्वस मिलता है। तो टोटल ये 3 टुकड़े में डिवाइड हो गया, 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुए। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब यदि आपने 1 मॉलिक्यूल MgCl2 लिया है तो ब्रेक होने के बाद यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 टाइम्स हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि यहां पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स इंक्रीज होंगे। तो एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब कि कितने पार्टिकल्स हकीकत में है। तो हमें यहां पर ये नहीं देखना है आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो भी हो रहा है उसके बाद की कहानी काउंट करनी है। अब हो सकता है कि एसोसिएशन हो रहा है तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी वैल्यू डिक्रीज होगा। यदि यह वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू इंक्रीज होंगे। यहां तक समझ में आया? अब अपने सिलेबस में 4 टाइप्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। नंबर 1 में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 2 में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 में हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और नंबर 4 में हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे, यही क्वेश्चन रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए भी होता है। यानी कि कहने के लिए 2 अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर बनता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आइए हम लोग समझते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या इसी को आप ये कह सकते हैं रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अपने पास एक सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें लिक्विड सॉल्वेंट है
और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ Pa इज इक्वल टू P नॉट A इंटू काई A, और यहां पर Pb इक्वल टू P नॉट B इंटू काई B इक्वल टू यहां पर 0, और साथ में लिखना होगा ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्योंकि यदि यह नॉन वोलेटाइल है तो यह वेपर में चेंज नहीं होगा, और यदि यह वेपर में चेंज नहीं होगा तो P नॉट B का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट हमें 0 मिलता है। अब यहां पर हम लोग क्या जानते हैं, PS इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर Pb का वैल्यू आपका 0 है, तो आप यहां पर ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, इसे सिर्फ Pa लिख सकते हैं, क्योंकि Pb का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर PS इक्वल टू Pa। अब यहां पर जो Pa है इसका वैल्यू यहां पर पुट करें, P नॉट A इंटू काई A, ये आपका होगी इक्वेशन 3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि सम ऑफ इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, यानी कि आप लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग यहां पर जानते हैं, क्या जानते हैं यहां पर, काई A प्लस काई B इक्वल टू 1, और यहां पर काई A इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस काई B। यहां पर आप B का साइड चेंज करें ताकि आपको काई A मिल जाए, और काई A के वैल्यू को आप यहां पर पुट कर सकते हैं। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ काई A इन इक्वेशन 3, तो आपने यहां पर लिखा नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ काई A इन इक्वेशन 3, ये आपका इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में आपको मिला है PS इक्वल टू P नॉट A और डॉट, जो आपको यहां पर काई A मिला है, काई A के जगह पर आप क्या रखेंगे, 1 माइनस काई B। ठीक है, अब यहां पर इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इधर आ जाते हैं, PS इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू काई B। अब आपको यहां पर क्या करना है, ये भी प्रेशर है और ये भी प्रेशर है, तो यहां पर थोड़ा साइड चेंज कर लेते हैं, तो P नॉट A इंटू काई B को उठा करके इधर लाएंगे, तो साइड चेंज होने पर ये जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
का साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा निगेटिव। अब केवल इतना सा जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाता है सिर्फ इतने को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में जो कमी आती है, ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहां पर यदि आप काई बी का वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिलता है पी नॉट ए माइनस पी एस, और ये पी नॉट ए यहां पर आ जाएगा, पी नॉट ए। अब यहां पर क्या हो गया, कंपेयर हो गया, और यदि यह कंपेयर हो जाता है तो अब इससे आप कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये अपने को फाइंड आउट करना था। अब यदि इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। हम लोग यहां पर देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर आपने दो ग्राफ लिए, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर, ये थोड़ा मैं डार्क कर रहा हूं। यहां पर काई ए इक्वल टू 1, काई बी इक्वल टू 0, यहां पर काई ए इक्वल टू 0, काई बी इक्वल टू 1, यहां पर पी नॉट ए और यहां पर पी नॉट बी। आपको यहां पर इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये कहलाएगा पी एस, पी नॉट, सॉरी, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। और चूंकि यहां पर पी नॉट भी हमारा 0 है, इसलिए दूसरा ग्राफ यहां पर हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब पेपर में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, हाउ टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले आप इसे कॉपी कर लें, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसमें कि हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हाउ टू डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट